गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो पूरा समझा दिया था, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश की थी। होप वो आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे और वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। वैसे एक है सामान्यकालीन शक्ति और एक है आपातकालीन शक्ति। ठीक है, फर्स्ट हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। सामान्यकालीन शक्तियाँ जो है इनको चार भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। फर्स्ट जो है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, सेकंड है विधायी शक्तियाँ, तीसरी है वित्त शक्तियाँ और फोर्थ जो है वो है न्यायिक शक्तियाँ। इन सब के बारे में अलग अलग हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें क्या है, आपको पता है कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली जो है उसको अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। मतलब शासन की वास्तविक शक्तियाँ जो हैं उनका प्रयोग जो होता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन में ये बताया गया था कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग ही करेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति ये चाहे कि वो अपनी मर्जी से कोई कार्य करे तो वो अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति जो होता है उसको निम्न लोगों की नियुक्ति करने का अधिकार है। जैसे सबसे फर्स्ट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। भारत के जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी जो है वो सरकार जो है उनको न्यायिक मामले जो होते हैं उनके अंदर परामर्श देने का कार्य करते हैं। तो भारत का जो महान्यायवादी है उनकी नियुक्ति करता है। विदेशों के अंदर जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। भारत में जो राज्यपाल हैं उनकी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ के स्तर पर अनेक आयोग हैं जिनके अंदर आप देखेंगे, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है। इन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जिनकी नियुक्ति करता है उनको हटाने का भी अधिकार रखते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं, राज्यपाल हैं। अगर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ में हो चाहे वो राज्य में हो, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको हटा सकते हैं। साथ ही साथ संसद की रिपोर्ट पर, जिसको अपन महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं, उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट आती है विधायी शक्तियाँ। देखो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है वो इनका अभिन्न अंग है, इनसे मिलकर के बनती है। ठीक है, संसद द्वारा पारित जो भी विधेयक होते हैं वो तभी कानून बनेंगे जबकि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वर्णित है, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जबकि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए संसद के दोनों सदनों का सत्र जो है उसको बुलाना है या फिर सत्रावसान करना है या लोकसभा को विघटित करना है, तो ये शक्ति जो होती है ये भी किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। जब संसद के अंदर या लोकसभा का जब प्रथम सत्र चल रहा होता है, प्रथम वर्ष का फर्स्ट सत्र जब होता है, तो उसके आरंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ में लेकर के और राष्ट्रपति जो होता है वो अपना एक अभिभाषण भी देता है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है उनको संसद में विधायी विषय या अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का भी अधिकार है। फिर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है
तो वो ऐसे 2 सदस्य जो हैं उनको लोकसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। साथ ही साथ कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 12 सदस्य जो हैं उनको भी राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर मनोनीत करता है। ठीक है। फिर कुछ विधेयक हैं, जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है या फिर धन विधेयक है आदि को संसद में अगर अपन को प्रस्तुत करना है तो उससे पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। मतलब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी धन विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे कि वो किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज दे तो वो उसको पुनः विचार के लिए भेज सकता है, बस धन विधेयक के संबंध में उसको अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा एक पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो, वीटो का मतलब होता है देखो निषेधाधिकार की शक्ति, और पॉकेट वीटो के अंदर क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी भी विषय पर जब तक उसका कार्यकाल है तब तक वो उस पर कोई भी मंतव्य ना दे। मतलब पूरे अपने कार्यकाल के दौरान अगर वो उस पर कोई मंतव्य नहीं देता है तो उसको वीटो की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ज्ञानी जेल सिंह जो थे उन्होंने डाक तार जो एक विधेयक था उस पर अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कोई भी निर्णय नहीं दिया था, तो ऐसा माना जाता है कि वो उनकी जेब में ही रह गया था, इसलिए इसको पॉकेट वीटो जो है उसकी संज्ञा दी जाती है। ठीक है। फिर आती हैं वित्तीय शक्तियाँ। देखिए वित्तीय शक्तियों में क्या है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के समक्ष केंद्र का जो वार्षिक आय व्यय का जो विवरण होता है उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है। और कोई भी धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संचित निधि से अगर आपको व्यय करना है तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और जो भी कर होते हैं उनसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों के मध्य में बांटता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। लास्ट जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।